रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र सरजू भैया का सारांश प्रस्तुत है। रामवृक्ष बेनीपुरी के घर के बगल में रहने वाले सरजू भैया बड़े ही नेक दिल, मिलनसार, मजाकिया, दयालु और हंसोड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखक उन्हें भैया कहकर पुकारते थे। सरजू भैया एक संपन्न किसान तथा सूद पर रुपए लेन देन करने वाले पिता के पुत्र थे। उनका सांवला स्वरूप, बड़ी बड़ी टांगे, बड़ी बड़ी बाहें, दुबले पतले गाल पिचके, धोती कुर्ता और गमछा धारण किए सरजू भैया बड़े गरीब से दिखाई देते थे, लेकिन वे दिल से बहुत अमीर थे। जिंदा दिल व्यक्ति थे कि सदैव हंसते रहते थे और गांव के किसी भी व्यक्ति की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो वे दिल खोलकर सहायता करते थे और ना बोलना तो उन्होंने जैसे सीखा ही नहीं था। जब तक सरजू भैया के पिताजी जीवित थे, खेती बाड़ी, पैसे का काम, लेन देन भी अच्छा चल रहा था और मकान भी अच्छा था, ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, प्रकृति ने भी उनके हालात बिगाड़ने में खूब सहायता की। भूकंप में सरजू भैया का घर टूट गया, बाढ़ और सूखे से खेती नष्ट हो गई। जिसके यहाँ भी सूद पर पैसा दिया था वे सामने आकर रोक देते और सरजू भैया तो इतने सीधे और दयालु कि मूलधन भी माफ कर देते थे। और ऐसा करते करते दिनों दिन सरजू भैया की माली हालत बिगड़ने लगी। अब तो सरजू भैया को ही महाजनों के पास सूद पर पैसा लेने के लिए जाना पड़ता था। इतने उनके हाल खराब हो गए, वह भी किस लिए? दूसरों की सहायता करने के लिए और दूसरों पर दया दिखाने के कारण वे खुद कंगाल होते गए। एक महाजन ने तो सरजू भैया का सीधेपन का लाभ उठाकर उनसे सादे कागज पर अंगूठे का निशान भी लगवा लिया और अब सरजू भैया पर नालिश करने का अर्थात मुकदमा करने की बात भी करता है। कहता है, अपना पैसा जल्दी लौटाओ नहीं तो नालिश कर दूंगा। सरजू भैया से लेखक ने भी कुछ रुपए कभी उधार लिए थे, लेकिन उन्होंने लौटाया नहीं। क्यों, भैया को जरूरत होगी तो वे मांग लेंगे, यह सोचकर लेखक ने अभी तक उन्हें पैसे वापस नहीं किए। और सरजू भैया भी ऐसे कि उन्हें जब रुपयों की जरूरत हुई तो वे अपने दिए हुए पैसों का तगादा करने नहीं गए और अपने पैसों की जरूरत की पूर्ति के लिए वे एक महाजन के पास चले गए। आगे हम देखते हैं कि सरजू भैया की 5 लड़कियां थीं और बेटा एक भी नहीं था। जब पत्नी मर गई तो लेखक की मौसी ने सलाह दी कि सरजू बबुआ शादी कर लो तो वंश चल जाएगा। उसी दिन लेखक की पत्नी रानी सरजू भैया से झगड़ने लगी, आपको शादी करना होगा, क्यों नहीं कीजिएगा? सरजू भैया ने जवाब में कहा, मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी अर्थात लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को नई भौजाई से दिन रात हंसी मजाक करने का मजा मिलेगा। यह कहकर सरजू भैया ठहाका मारकर हंस पड़े और रानी उनकी पत्नी कुछ देर के लिए संकोच में पड़ गई। बाद में लेखक दोनों को देख चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब हम इस सारांश के बाद विशेषता देखते हैं कि जो सरजू भैया एक अमीर किसान पिता के पुत्र थे और उनके पिता जो गुमाश्ता कहलाते थे, जो अच्छे किसानों में माने जाते थे, अच्छे धनी सामाजिकों में माने जाते थे, उनका बेटा क्यों इस तरह से गरीब हो गया। बहुत ही सशक्त संदेश हमें इस रेखा चित्र से मिलता है कि सरजू भैया की जो हालत है वह उनके स्वयं के कारण नहीं बल्कि दूसरों के चलते हुई। पराये उपकार के चलते उन्होंने सिर्फ अपना शरीर ही नहीं सुखा लिया बल्कि वे कंगाल भी हो गए। अपनी संपत्ति भी उन्होंने लुटा दी और लोग उन्हें सुधवा कहकर, सीधा साधा कहकर, भोला भाला मानकर उन्हें छलने का मौका भी कभी नहीं छोड़ते थे। तो हम क्या देखते हैं कि इस रेखा चित्र से हमें संदेश यह मिलता है कि हमें सीधे जरूर होना चाहिए, दयालु सहानुभूति अवश्य रखना चाहिए दूसरों के प्रति, लेकिन कभी भी हमारे सीधेपन का उपयोग किसी और को नहीं करने देना चाहिए। हमें छलावे का शिकार कभी भी नहीं बनने देना चाहिए अपने आप को। अर्थात दूसरों की सहायता अवश्य करें, लेकिन यह न हो कि हमारा शोषण कोई और कर सके।
चलिए अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि जैसे कि यह सरजू भैया एक रेखा चित्र है, तो उसके ऊपर संभावित प्रश्न, रेखा चित्र पर संभावित प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि सरजू भैया के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसके लिए हम इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सरजू भैया की गिनती गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में हो सकती है। उनका रंग सांवला है और बगुले की जैसी लंबी लंबी टांगें, वैसी ही लंबी बाहें हैं। कमर में धोती पहनते हैं और कंधे पर अंगोछा डाले रहते हैं। जब वे खड़े होते हैं तब आप उनकी पसलियों की हड्डियां भी गिन सकते हैं। नाक खड़ी सी और लंबी, सघन भौवें हैं। भौवें जो हैं बहुत घनी हैं, आईब्रोज बहुत घनी हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कोटर में धंसी सी लगती है। अर्थात कोटर मतलब जो बड़ा सा पेड़ होता है उसके तने में जो पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं उसे कोटर कहते हैं। तो उनकी आंखें भी वैसी ही धसी हुई लगती है। गाल पिचके हुए, अंग अंग की नसें उभरी हुई हैं। कभी कभी मालूम होता है कि मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने एक पतली डोर से जकड़ रखा है। सरजू भैया की शक्ल सूरत कैसी थी? तो वह इस प्रकार है कि उनको देखने से तो उनकी तस्वीर निस्संदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी के समान मालूम होती है। बड़ा गरीब सा व्यक्ति दिखाई देता है, परंतु ऐसा है भी कि नहीं। सरजू भैया लेखक के गांव के उन चंद जिंदा दिलों लोगों में से हैं जो बड़े मिलनसार, मजाकिया, हंसोड़ और सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनका दिल खोलकर हंसना, वे जब दिल खोलकर हंसते हैं तो शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत है। तब वे बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे मानो हर अंग हंस रहा हो। सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, वरन आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे से कर सकते हैं। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? इसके जवाब में एक पुरानी कहावत याद आ जाती है कि काजी दुबले पतले क्यों, शहर के अंदेशे से। जिसका मतलब है कि शहर के दुख से काजी मियाँ दुबले पतले हो गए हैं। पूरी दुनिया भर की परेशानियां इन्होंने अपने सिर पर ले ली है और उन परेशानियों को दूर करने का जिम्मा इन्होंने स्वयं ले लिया है, जिसके कारण ये दुबले पतले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रश्न अगर आता है तो उसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और विशेषता इस प्रकार लिख सकते हैं कि सरजू भैया के जो हालात हैं कि वे एक अमीर पिता के पुत्र होकर भी गरीब क्यों हैं, और उन्होंने अपनी संपत्ति अपने अच्छे गुण के कारण लुटा दी। तो संदेशा यही है कि व्यक्ति को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उनका शोषण कर लें और उन्हें बेवकूफ़ बना लें। हमें सीधे सरल होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ हम तब बनते हैं जब हम जानबूझकर, समझबूझकर भी लोगों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। जैसे गांव वालों ने उनकी कृतज्ञता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, उन्हें यूज़ किया, उन्हें उपयोग किया और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कोई सहायता नहीं की। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इतना अच्छा स्वभाव था कि वे लोगों को पैसा देते थे, लेकिन वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि व्यक्ति अगर हमसे उधार लेता है तो उसे उस मूलधन को चुकाने में कितनी तकलीफ होगी, जब उसे उस पर दिया हुआ सूद देने में तकलीफ होती है। तो वह लेखक ने यह भी कहा है कि वह लेन देन, जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है। आदमी अपने आदमीपन को खो दे, वह जोंक खटमल नहीं चीलर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चीलर, वो तो गंदे कपड़ों में रहती हैं, उन्हीं का सा काला कुचैला रंग लिए वह चीलर चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को इस तरह धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है। और लेखक ने इस प्रकार कहा है, बताया है कि ये सूदखोरी का धंधा इतना निकृष्ट है और भैया अपने आप को वैसा निकृष्ट व्यक्ति नहीं बना पाए।
और इस रेखा चित्र पर एक अन्य प्रश्न भी आपको इस प्रकार आ सकता है कि दूसरों की सहायता करना सरजू भैया का स्वभाव था, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि सरजू भैया का स्वभाव था दूसरों की सहायता करने का। वे 24 घंटे अपने गांव के सभी लोगों की सहायता करने में लगे रहते थे। वे अपने किसी भी काम को देखते ही नहीं थे। यदि उन्होंने अपना काम किया होता, अपनी खेती बाड़ी, अनाज व पैसे के लेन देन का थोड़ा भी समय निकाल कर देखा होता, तो वे अवश्य ही उनकी आर्थिक दशा अच्छी रही होती और लोगों ने भी उन्हें उसी तरह माना कि अगर परिवार पर, हम पर कोई संकट आएगा तो उसके लिए समस्या आएगी या आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए सरजू भैया है ना। आगे कृषि कार्य के लिए थोड़ा बहुत समय दिया होता तो अनाज आदि की कमी उन्हें कभी नहीं होती, उनका घर भी नष्ट नहीं होता। लेकिन वे अपने स्वभाव और आदत से लाचार थे कि वे अपने किसी भी काम को नहीं देखते थे। दूसरे लोगों, अपने गांव वासियों की सहायता में हमेशा तैयार रहते थे। लोग उन्हें उनके सीधेपन और सहायता की भावना वाला होने से मूर्ख समझते थे। लेखक के अनुसार वे गांव के किसी भी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए वैद्य को लेकर आते थे। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, सौदा खरीद कर लाना है, बाजार से कुछ लेकर आना है, तो सरजू भैया बाजार जाते और उनके लिए वह इच्छित वस्तु को लाकर देना उनका काम था। गांव के किसी रिश्तेदार की बीमारी आदि की सूचना देने और लेने यदि किसी को भेजा जाना है तो वह है सरजू भैया। इन सभी बातों के पीछे सरजू भैया का तेज गति से चलना और दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। गांव का कोई सज्जन किसी की ज़मीन, मकान आदि को यदि खरीदता है तो उसकी शिनाख्त सरजू भैया ही करते हैं। गांव में किसी के यहाँ विवाह हो या यज्ञ आदि का आयोजन हो तो समझिए इन सब की जिम्मेदारी सरजू भैया की होती है। बहुत ही अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं। गांव में किसी के यहाँ कोई मृत्यु हुई है तो भी समय कोई भी हो, इसके लिए भी आवश्यक सामग्री, कफन आदि खरीदना लाने का उत्तरदायित्व सरजू भैया का ही रहता है। मानो वे उस गांव के देवता हैं, लेकिन उस गांव के लोगों ने कभी भी उन्हें उतना सम्मान और विश्वास वापस नहीं लौटाया। इस प्रकार गांव के लोगों का सारा उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेकर चलने वाले सरजू भैया गांव वालों की हमेशा सहायता करते। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे। टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से, किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ। तो यह पंक्तियां किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है यह लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और
उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियां, जो पाठ है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका फॉर्मेट इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और दूसरे पैरा और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी तैयार करके 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है। उन जितनी भी जानकारियां हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।